Class 10th Economics Chapter number 1 Development. What is development? Development शब्द का मतलब होता है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से किसी बेटर सिचुएशन में जाना। आपकी प्रेजेंट कंडीशन से अगर आप किसी बेटर स्टेज तक पहुंचते हैं तो वो डेवलपमेंट है। अब यहाँ जब शब्द डेवलपमेंट यूज़ किया गया है तो हम पूरे कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इम्प्लाइज टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? फ्रीडम, पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सिक्योरिटी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। फ्रीडम होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बेटर होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेटर होता जाए, इक्वालिटी मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये सब डेवलपमेंट के साइंस हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है इसका मतलब आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। बट डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। मेरे लिए शायद जो डेवलपमेंट है किसी और के लिए वो डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो अलग होगी। अगर मेरे लिए डेवलपमेंट मेरी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है, अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ, अगर मैं उससे कुछ बेटर कर पा रही हूँ तो वो मेरे लिए डेवलपमेंट है। वैसे ही किसी और के लिए जिस सिचुएशन में वो है उसके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग होगी। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टेस्ट में 90% स्कोर करती हूँ और नेक्स्ट टेस्ट में 95, तो इसका मतलब ये मेरे लिए डेवलपमेंट है, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई एम लुकिंग फॉर। लेकिन अगर किसी फार्मर की बात की जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग होंगे। वैसे ही हम किसी बिजनेसमैन की बात करें तो उसके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग होगी। अलग अलग लोग होंगे, उनके टारगेट्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से उनकी डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी वेरी करती है। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, इट मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कैसे? देखो यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन अ पीस ऑफ लैंड मे बी डेवलपमेंट फॉर अ बिल्डर। एक बिल्डर के लिए डेवलपमेंट क्या है? बिल्डिंग्स का बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना। लेकिन ये एक किसान के लिए क्या है बेटा? एक फार्मर के नज़रिए से सोचा जाए तो ये तो उसके लिए डिस्ट्रक्शन है। एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन बन गया है। दैट इज़ वाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स एंड देयर डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो वेरीज। हमने क्या सीखा? एक के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब के लिए भी डेवलपमेंट हो सकता है कि वो चीज़ जो किसी के लिए डेवलपमेंट है वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्शन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इनकम एंड अदर गोल्स। अब हम देखेंगे कि इनकम के अलावा भी ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इनकम का इंक्रीमेंट ही डेवलपमेंट हो। इनकम बढ़ना, सिर्फ एक इनकम का बढ़ना डेवलपमेंट गारंटी नहीं करता है। डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी है। Income is considered as the most important component of development as it can buy material goods and services. Goods और services तो आपको income खरीद के दे सकती है। People also seek equal treatment, freedom, security, peace, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें आपको इनकम खरीद के नहीं दे सकती है। एक इंसान इनकम जब होती है तो गुड्स एंड सर्विसेज तो एक्सपेक्ट करता है कि हाँ वो परचेज कर सकता है, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये सब इनकम खरीद के आपको नहीं दे सकती है। ये सारी चीज़ें इनकम के थ्रू पॉसिबल नहीं है। यू कांट बाय पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, पॉसिबल नहीं है ये चीज़। हेंस for development, people look at a mix of goals, and development goals include both economic goals and quality of life.
इकोनॉमिक गोल्स में तो इनकम आ गई, लेकिन जो बाकी चीज़ें हमने डिस्कस की जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ का पार्ट है। आप अच्छी लाइफ भी चाहते हैं इनकम के साथ, सिर्फ इनकम हो और ऐसी सिचुएशन हो पोल्यूशन वाली, पीस नहीं है, सेफ्टी नहीं है, लाइफ को थ्रेट है, तो क्या आप ऐसी सिचुएशन को डेवलपिंग सिचुएशन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनकम के साथ साथ आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है देखते हैं। The individuals seek different goals and their motive of national development are also different. ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। अगर हमारे इंडिविजुअल गोल्स डिफर करते हैं तो हमारे लिए नेशनल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। एक बिल्डर के लिए नेशनल डेवलपमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना। लेकिन एक फार्मर के लिए अगर आप नेशनल डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखेंगे तो वो क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होना, मशीन्स टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव होना जो उसको उसके फील्ड में हेल्प कर सके, है ना। अंडर नेशनल डेवलपमेंट priority is given to those goals which benefit a large number of people. उन्हीं गोल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी जो मैक्सिमम यानी कि मेजॉरिटी लोगों के लिए अच्छा है, जिसका बेनिफिट मेजॉरिटी लोगों को मिलता है। दिस इज नेशनल डेवलपमेंट, नेशन का डेवलपमेंट, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट मतलब उन गोल्स का अचीव होना जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को बेनिफिट दे सके। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स। कंपैरिजन हम करेंगे कंट्रीज का। सबसे पहले ये देखेंगे कि डेवलपमेंट के बेसिस पे कंट्रीज क्लासिफाई कैसे होती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये तीन कैटेगरीज हैं। ये तीन कैटेगरीज किसके बेसिस पे बनाई गई हैं? डेवलपमेंट के बेसिस पे। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम। National income is the income of all the residents of a country over a period of time. एक कंट्री में रहने वाले सारे लोगों की इनकम नेशनल इनकम है। रेसिडेंट्स मतलब उस कंट्री में रहने वाले लोग, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल इनकम। नेशनल इनकम को आप टोटल इनकम भी कह सकते हैं। However, it is not a useful measure as countries have different population and comparing total income will not state the average income. देखो, हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग होती है, तो टोटल इनकम को कंपेयर करना गलत हो जाएगा क्योंकि कोई कंट्री की पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियसली उसकी नेशनल इनकम बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में हो सकता है कि कम दिखे, लेकिन रियल सिचुएशन कुछ और हो सकता है पर पर्सन जब एवरेज निकाला जाए तो वो कंट्री दूसरी कंट्रीज से आगे भी हो सकती है। तो हमने क्या देखा कि नेशनल इनकम या टोटल इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन अगर किया जाए तो उस कंपैरिजन को हम ट्रस्टेबल नहीं कह सकते, वो कंपैरिजन सही नहीं प्रूव होगा। आगे देखते हैं, अगर ये सही नहीं था तो ऐसा कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, और वो है कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम को, जिसको आप जीडीपी भी कहते हो, टोटल इनकम को अगर आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज इनकम मिल जाएगी, मतलब पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम के बेसिस पे आप कंट्रीज को कंपेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन इस मेथड में भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशन या कोई कमी, ठीक है। देखते हैं वो ड्रॉबैक क्या है।
इट हैज़ अ ड्रॉबैक दैट इट हाइड्स इनकम डिस्पेरिटीज। एक पॉपुलेशन में दो एक्सट्रीम एंड्स हो सकते हैं। एक सेक्शन ऐसा हो सकता है जिसकी इनकम बहुत कम है, और एक सेक्शन ऐसा हो सकता है जिसकी इनकम एक्सट्रीमली हाई लेवल तक जा रही है। तो ये डिफरेंस एवरेज इनकम में छुप जाता है, ये डिफरेंस शो नहीं होता, क्योंकि ये डिफरेंस एक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस मेथड में वो हाइड हो जाता है। सिंस इट इज एवरेज इनकम, इट डजेंट गिव प्रॉपर आइडिया अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन। सबकी इनकम सेम लेवल पर आ गई है, आपको एक्चुअल सिचुएशन का पता नहीं चल पाता कि एक्सट्रीम कंडीशंस क्या है किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी की, अगर आप उसको पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर या फिर एवरेज इनकम के बेसिस पर कंपेयर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक किस तरीके से क्लासिफाई कर रहा है, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा है कंट्रीज को, ये देख लेते हैं। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम, पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम, कंट्रीज विथ पीसीआई ऑफ यूएस डॉलर 12,056 पर एनम मतलब ईयरली and above in 2017 are termed as rich। जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,056 यूएस डॉलर्स या उसके ऊपर है, तो आप उन कंट्रीज को क्या कह सकते हो, रिच कंट्रीज। ये वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन है, वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को इस तरीके से क्लासिफाई किया है। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 955 और लेस आर टर्म्ड एज लोअर इनकम कंट्रीज। दो कंडीशंस हमने देखी, $12,056 के ऊपर अगर है या उतना है तो वो रिच कंट्री है, अदरवाइज अगर $955 या उसके नीचे है तो वो लोअर इनकम कंट्रीज का पार्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट का मेजर नहीं हो सकती है, इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को मेजर करने में हमारी हेल्प करती हैं। डेवलपमेंट को अगर सही तरीके से मेजर करना है तो इनकम के अलावा उन फैक्टर्स को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। Development of a country should be measured on the basis of other factors than income। इनकम के अलावा भी आपको कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको स्टडी करना चाहिए डेवलपमेंट का लेवल डिसाइड करने के लिए। यहाँ हमारे सामने एक पिक्चर है जिसमें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशो की इंफॉर्मेशन दी गई है। 3 स्टेट्स की इंफॉर्मेशन है, हरियाणा, केरला एंड बिहार। इन 3 स्टेट्स की आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपको राइट साइड में पर कैपिटा इनकम की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पहले कंक्लूजन्स देखते हैं, उसके बाद इसको आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कंक्लूजन जो हम इसमें देखेंगे वो क्या है, per capita income is highest in Haryana and lowest in Bihar. It indicates that employment and scope of earning is quite less in Bihar. बिहार में employment का scope काफ़ी कम है हरियाणा के comparison में। नेक्स्ट पॉइंट, IMR मतलब infant mortality rate. Infant mortality rate is lowest in Kerala and highest in Bihar. High IMR implies that health facilities are poor. IMR के हाई होने से हमें ये पता चला है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर अच्छी नहीं है। एंड हाई पर कैपिटा इनकम डज नॉट गारंटी बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। पर कैपिटा इनकम के हाईएस्ट होने से इसकी गारंटी नहीं मिल जाती कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर अच्छी ही होंगी। इस पॉइंट को देखकर हमें ये पता चला है। Next point, literacy rate is highest in Kerala and lowest in Bihar. Net attendance ratio is highest in Kerala and lowest in Bihar. ये कुछ कंक्लूजन्स हमें मिले हैं जिससे हमें एक हिंट मिल रहा है कि पर कैपिटा इनकम से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एरिया डेवलप्ड है या नहीं है, वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, और भी फैक्टर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया है जैसे IMR, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। नेक्स्ट हम इन्हीं टर्म्स के मतलब को डिस्कस करने वाले हैं।
फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year per 1,000 चिल्ड्रन born इन दैट ईयर. हर 1,000 चिल्ड्रन पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से कम के एज में होकर के उनकी डेथ हो जाती है, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हाई होने से हमें क्या पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें हाई आईएमआर देखने को मिल रहा है. ओके, नेक्स्ट है लिटरेसी रेट. इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, मतलब एजुकेटेड, जो पढ़ना लिखना जानती है, लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड अबव एज ग्रुप. 7 साल और उससे ऊपर की एज ग्रुप में कितने प्रपोर्शन लोग ऐसे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे हैं जो लिटरेट हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं. नेक्स्ट, नेट अटेंडेंस रेशो. It refers to the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. 14 से 15 साल तक की एज ग्रुप में जितने बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वो है नेट अटेंडेंस रेशो. ये थे हमारे 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे, पहले हमने देखे थे, अब हमने उनको डिटेल में समझ लिया है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशो. अब आगे बढ़ते हैं. These aspects indicate that per capita income is not the best criteria to decide development, but other basic facilities and quality of life matter and must be counted properly for development. अगर आप सही मायने में डेवलपमेंट को मेजर करना चाहते हैं तो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ बाकी फैक्टर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा जितना आपने पर कैपिटा इनकम को दिया है. ओके, ये था डिस्कशन इनकम एंड अदर क्राइटेरिया से रिलेटेड. अब आगे देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़. पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, cleanliness are also important for living. Money cannot buy pollution free environment, protection from diseases etc. ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है. पैसा आपको सब कुछ ला करके नहीं दे सकता है. आप मनी से पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, बीमारियों से दूर नहीं रह सकते हो, डिसीज़ फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिल सकता, प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता डिसीजेस से. मनी से, मनी आपको गुड्स और सर्विसेज दे सकती, लेकिन बाकी फैसिलिटीज़ मनी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती है. अब हम डिस्कस करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को. ये सिस्टम इंडिया में प्रिवेलिंग है जहाँ पर पुअर लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं. इसको पढ़ते हैं हम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is a system that supplies food grains to poor people in rural areas. रूरल एरियाज में पुअर लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने के लिए सिस्टम लाया गया है. In Tamil Nadu, there is a well-functioning system of PDS. PDS is Public Distribution System. Whereas in places like Jharkhand, the system is not so developed. मतलब हमारी कंट्री में कुछ एरियाज, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये सिस्टम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं. लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर ये सिस्टम इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है? रूरल एरियाज में पुअर लोगों को फूड ग्रेन्स सप्लाई किए जाते हैं. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स. देखो, कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. वहाँ रहने वाले लोग, किसी पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले लोग हेल्दी हैं या नहीं हैं, ये भी एक तरीका है ये मेजर करने का कि वहाँ ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा. न्यूट्रिशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. Internationally, a standard called BMI is used to measure whether an adult is undernourished or not. कैसे पता करेंगे? देखो, if BMI is below 18.5 then the person is undernourished, and if BMI is about 25 then the person is overweight.
अगर BMI कैलकुलेट करने पर 18.5 से कम आता है तो क्या होगा? अंडर नरिश्ड। और अगर 25 के ऊपर है तो ओवरवेट। अब नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू मेजर डेवलपमेंट। ये किन 3 चीज़ों पर बेस्ड है? पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेशो। इससे हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि ना सिर्फ इनकम पर बाकी फैक्टर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। कितनी चीज़ें कवर होंगी उसमें? पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेशो। अब हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज सेव हो जाएं। हमें इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना है कि फ्यूचर जनरेशन को सफ़र करना पड़े। ठीक है। Economic development in the developed and developing countries has been attained at the cost of natural resources and environment. डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ है या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ अभी डेवलप हो रही हैं वो किस पर हुई हैं? रिसोर्सेज पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल करके हुई है, इन्वायरमेंट पे डैमेज हुआ है, एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट हुई है ना? Smoke and other poisonous substances being released from the factory lead to environment pollution. अब ये सब हमको पता है कि हमारी कंट्री में जो डेवलपमेंट हो रहा है या जो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करके या तो इन्वायरमेंट को डैमेज करके उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल करके किया गया है। ये जो डेवलपमेंट है ये किसकी कॉस्ट पे है? इन्वायरमेंट की कॉस्ट पे है। ये जो पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं फैक्ट्रीज से ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं ये सब, है ना? देखो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब our mismanagement of natural resources will result in environmental degradation which is not confined to state boundaries. ये किसी लिमिटेड दायरे तक नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही रहेगा। कोई बाउंड्रीज नहीं है इसमें, कोई पर्टिकुलर कंट्री तक सीमित नहीं रहेगा ये, है ना? तो इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं सरवाइव करना तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ न्यू टर्म which is associated with the balanced use of natural resources, by using resources at minimum level so that future generation can also use it. हमने थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया था कि आपको रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन भी उसका बेनिफिट ले सके। हमें रिसोर्सेज को यूज़ जुडिशियसली करना है, इस तरीके से यूज़ नहीं करना है कि फ्यूचर जनरेशन को सफ़र करना पड़ जाए। ठीक है, ये था हमारा पूरा चैप्टर, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। इसमें हमने डेवलपमेंट का पूरा कंसेप्ट समझा। हमने ये देखा कि इनकम के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट वाले टॉपिक को देखा। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।